वो हमेशा अकेला आता था, हवा में गोली चलाता और चीखता, सब जमीन पर लेट जाओ, जो हिलेगा मरेगा। कभी कैलिफोर्निया, कभी टेक्सास, हर बार अलग शहर, लेकिन अंदाज एक ही, तेज, खतरनाक और बेखौफ। FBI ने उसे पकड़ने में 8 साल लगा दिए, और जब पकड़ा तो उसके पास मिला 56 लूटों का पूरा लॉगबुक। ये कोई आम चोर नहीं था, ये था द शूटिस्ट, जिसने बैंक लूट को एक आर्ट बना दिया था। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कहानी YT को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। 1980 का आखिरी दौर। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI एक ऐसे लुटेरे के पीछे लगी थी जिसने बैंक लूट की परिभाषा ही बदल दी थी। वो अकेला आता, सब कुछ संभालता और गायब हो जाता जैसे कोई मिलिट्री ऑपरेशन। लोग उसे कहते थे द शूटिस्ट। हर कदम सोच समझ कर रखा जाता, टाइमिंग इतनी सटीक कि लगता जैसे सब कुछ पहले से रिहर्स किया गया हो। FBI के टॉप एजेंट और लोकल पुलिस उसकी तलाश में लगे हुए थे, मगर हर बार वो एक कदम आगे निकल जाता। 5 नवंबर 1987, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया। दोपहर का वक्त था, शहर शांत था, लेकिन एक बैंक के अंदर गोलियों की आवाज गूंजी। अफरा तफरी मच गई, लोग चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। एक नकाब पोश गनमैन चीखा, सब जमीन पर लेट जाओ, जो हिलेगा उसे गोली लगेगी। बिना किसी घबराहट के वो सीधा कैश काउंटर की तरफ बढ़ा, स्टाफ को धमकाया, हर दराज का कैश निकलवाया। कोई अलार्म नहीं दबाएगा, उसने चेतावनी दी। न ढाई पैक, न मार्क्ड नोट्स। उसने वॉल्ट को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता था वहां वक्त ज्यादा लगता है। उसका उसूल साफ था, तेजी से लूटो और गायब हो जाओ। जैसे ही वो बाहर निकला, बैंक स्टाफ ने पुलिस को कॉल किया, मगर सबसे आदर्श हालात में भी कॉल करने और पुलिस के पहुंचने में कुछ मिनट तो लगते ही हैं। और उन चंद मिनटों में वो लुटेरा मीलों दूर निकल चुका था। जब पुलिस पहुंची, उन्होंने बैंक को सील किया। FBI और लोकल पुलिस की टीम ने क्राइम सीन की छानबीन शुरू की। हर कोना, हर सुराग खंगाल डाला, लेकिन न कोई साफ CCTV फुटेज मिला, न उसकी शक्ल की कोई पक्की झलक। यहीं से शुरू हुई FBI की सबसे लंबी और सबसे पेचीदा खोज। द शूटिस्ट को पकड़ने की जंग अब असली रूप ले चुकी थी। बैंक का अलार्म बज चुका था, लेकिन जब तक वो सिग्नल कॉल ऑपरेटर तक पहुंचता और वहां से पुलिस यूनिट्स को भेजा जाता, तब तक वह रहस्यमयी गनमैन हवा हो चुका था। जैसे ही अधिकारी बैंक में दाखिल हुए, उन्होंने तुरंत फुल क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि गनमैन ने दस्ताने नहीं पहने थे, फिर भी उसने एक भी फिंगरप्रिंट पीछे नहीं छोड़ा। उसने किसी भी सतह को छुआ तक नहीं, न दरवाजे को, न काउंटर को और न ही कांच को। उसके हर मूवमेंट से साफ था कि सब कुछ पहले से तय किया गया था। हर एक्शन पूरी तरह कंट्रोल में था। क्योंकि मामला बैंक लूट से जुड़ा था, इसलिए केस अब FBI के हाथ में चला गया। FBI के बैंक रॉबरी कोऑर्डिनेटर स्पेशल एजेंट जैक केली को इस केस की जिम्मेदारी दी गई, और उनके लिए यह गनमैन अब एक टॉप प्रायोरिटी केस बन चुका था। स्पेशल एजेंट जैक ने बाद में बताया, यह कोई आम बैंक लुटेरा नहीं था, ये एक टेक ओवर रॉबर था जो पूरे बैंक पर नियंत्रण स्थापित कर लेता था, न कि किसी काउंटर पर चुपचाप पर्ची थमा देता। टेक ओवर रॉबरी अमेरिका में केवल 5% बैंक लूटों में देखने को मिलती है, लेकिन इन मामलों में भी ज़्यादातर लुटेरे बैंक के अंदर गोली नहीं चलाते, लेकिन यह शख्स गोली चलाता था। और सबसे अहम बात, यह अकेला काम करता था। ज़्यादातर टेक ओवर लुटेरे 2 या 3 लोगों की टीम में आते हैं, लेकिन यह एक सिंगल मैन ऑपरेशन था, पूरी तरह प्रोफेशनल, पूरी तरह प्लान्ड। उसके हमलों का सबसे गहरा असर बैंक में मौजूद लोगों की मानसिक हालत पर पड़ता था। बैंक के अंदर गोलियों की आवाज़, जान का डर और उसकी मौजूदगी, इन सब ने कई लोगों के लिए यह घटना पूरी जिंदगी का ट्रॉमा बना दी। एजेंट जैक ने बताया, ऐसे केसों में गवाहों के बयान अक्सर बहुत अलग अलग होते हैं। कोई कहता है कि उसकी उम्र 30 साल रही होगी, तो कोई कहता है कि वो 40 का लग रहा था। कोई दावा करता है कि उसने नकली मूंछ और विग पहनी थी, तो कोई कहता है कि वो बिना किसी भेस के आया था। उसके कद, रंग और उम्र के बारे में हर गवाह की बात अलग थी। ऐसे माहौल में जहां लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हों, वहां देखा गया सच भी कई बार भरोसे के लायक नहीं होता। एजेंटों को बैंक की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज भी मिली, लेकिन वो भी ज्यादा मदद नहीं कर पाई। उस समय के सर्वेलेंस कैमरे बहुत कमजोर क्वालिटी के होते थे। ग्रेनी विजुअल्स, धुंधली तस्वीरें और चेहरे पूरी तरह साफ नहीं दिखते थे। फुटेज से बस इतना पता चला कि लुटेरा गोरे रंग का एक आदमी था, जिसकी लंबाई करीब 6 फीट थी और उसके चेहरे पर दाढ़ी और मूछें थी, लेकिन चेहरा पहचानने लायक नहीं था और कोई भी पक्का सुराग नहीं मिला। स्पेशल एजेंट जैक केली को अब यकीन हो गया था कि यह लुटेरा पहली बार बैंक नहीं लूट रहा था।
उन्होंने पिछले कुछ सालों के सारे अनसुलझे बैंक लूट के केस खंगालने शुरू किए और तब सामने आया एक हैरान करने वाला मिलान। करीब 1 साल पहले सैन डिएगो में ही एक बैंक में ठीक इसी तरह की लूट हुई थी। उस केस में भी बैंक में घुसते ही फायरिंग हुई थी, फिर काउंटर के ऊपर से कूदकर लूट की गई थी और कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ा गया था। दोनों मामलों में उसका तरीका, जिसे एजेंट्स मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, एकदम एक जैसा था। इतनी कम जानकारी और इतने कम सुराग मिलने का मतलब अब साफ हो गया था। यह आदमी अपने काम में बेहद माहिर था और शायद ये सब कुछ उसने कई हफ्तों पहले ही प्लान कर लिया था। FBI को अब समझ आने लगा था कि ये लुटेरा अभी रुका नहीं है, क्योंकि सैन डिएगो में दूसरी बार हमला करने के सिर्फ 1 महीने बाद उसने तीसरी बार भी उसी शहर में एक बैंक लूटा। हर बार वही तरीका, बैंक में घुसते ही छत की तरफ फायरिंग, लोगों को काबू में लेना और काउंटर पार करके पैसे समेट लेना। अब ये बात साफ हो चुकी थी, ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये डर फैलाने की एक सीधी कोशिश थी। एजेंट जैक केली ने कहा, जो आदमी बैंक के अंदर बिना हिचक गोली चला सकता है, वो अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करे तो गोली चलाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। इसीलिए FBI ने अब उसे एक डेडली थ्रेट मान लिया था, ऐसा खतरा जो जान भी ले सकता था। कैलिफोर्निया में FBI के पास एक सिस्टम था जहां हर सीरियल बैंक लुटेरे को एक कोड नेम दिया जाता था, ताकि एजेंट्स आपस में आसानी से बात कर सकें और अगर केस पब्लिक हो जाए तो मीडिया में भी उसी नाम का इस्तेमाल किया जा सके। स्पेशल एजेंट जैक केली ने उसे एक नाम दिया, द शूटिस्ट, एक ऐसा लुटेरा जिसने फायरिंग को अपने क्राइम का हिस्सा बना लिया था। 14 दिसंबर 1987 द शूटिस्ट एक बार फिर सामने आया। इस बार उसने कैलिफोर्निया के मिशन विएजो शहर को चुना, सैन डिएगो से करीब 70 मील उत्तर में। एक लोकल बैंक में उसने फिर से वही तरीका अपनाया, बिल्कुल वैसी ही एंट्री। बैंक में घुसते ही उसने छत की तरफ गोली चलाई, फिर चिल्लाया, सब जमीन पर लेट जाओ। लोग डर से नीचे झुक गए और वो सीधा कैश काउंटर की तरफ बढ़ा। पैसा बैग में भरवाया, तेज, बेधड़क, बिना एक पल रुके, और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब इतनी तेजी से कैसे हुआ। FBI अब द शूटिस्ट की हर हरकत को ट्रैक कर रही थी। स्पेशल एजेंट जैक केली बताते हैं, मेरी जिम्मेदारी थी कि कैलिफोर्निया और आसपास के FBI रीजनल ऑफिस से आने वाली हर बैंक लूट की रिपोर्ट मैं खुद देखूं, ताकि किसी भी पैटर्न को मिस ना किया जाए। लेकिन इसके बावजूद शूटिस्ट का कोई सुराग नहीं मिला। ना कोई गवाह सामने आया, ना कोई फिंगरप्रिंट मिला और ना ही किसी CCTV फुटेज में उसका चेहरा साफ दिखा। एजेंट केली ने कहा, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत हो, जिसे कोई देख ही नहीं पा रहा। अब तक द शूटिस्ट कम से कम $44,000 की लूट कर चुका था, लेकिन FBI के लिए यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं था। उन्हें डर था कि अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये आदमी किसी को सच में गोली मार देगा। हर अगली लूट के साथ वो और ज़्यादा आक्रामक और ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। द शूटिस्ट लगभग 1 साल तक कहीं भी नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही 1988 का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ, उसी के अंदर 5 हफ्तों में 3 हमले हुए। एजेंट केली को पूरा यकीन था वो पूरे साल कहीं ना कहीं एक्टिव रहा होगा। अगर वो कैलिफोर्निया में नहीं था तो ज़रूर किसी और स्टेट में बैंक लूट रहा होगा। एजेंट केली ने बाकी राज्यों के FBI फील्ड ऑफिसर्स से संपर्क किया और उसी दौरान उन्हें एक ऐसा लिंक मिला जिसने सारे केसों को आपस में जोड़ दिया। टेक्सास में भी उस 1 साल के दौरान बिल्कुल वैसी ही स्टाइल की बैंक लूटें हुई थी और सबसे चौंकाने वाला केस था जुलाई 1986, अबिलीन, टेक्सास। एक गोरे रंग का आदमी दाढ़ी और चश्मे के साथ बैंक में घुसा, सीधे छत की तरफ फायर किया और फिर मैनेजर को बैग में पैसा भरने के लिए मजबूर किया। वही तरीका, ना वॉल्ट खोला, सिर्फ काउंटर की दराजों से कैश लिया और जाते जाते साफ हिदायत दी, अलार्म, डाई पैक्स या मार्क नोट्स की गलती मत करना। बैंक के कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए गनमैन की हर हिदायत चुपचाप मानते गए। लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ। डोंट यू मूव, गनमैन चीखा। गोलियों की आवाज बैंक में गूंज उठी और बैंक मैनेजर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें सीने में गोली लग चुकी थी। बैंक के अंदर अफरा तफरी मच गई। किसी ने फौरन पुलिस को कॉल किया। बैंक में लूट हो रही है, मैनेजर को गोली मार दी गई है। टेक्सास रेंजर्स, FBI और EMTs कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गए। मैनेजर की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन किस्मत से वो जिंदा बच गई। बाकी लोग इतने डरे हुए थे कि कोई भी गनमैन को ठीक से देख नहीं पाया। एक गवाह ने कहा, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ और डर इतना ज्यादा था कि चेहरा याद नहीं रह पाया। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हुई, लेकिन नतीजा वही रहा। कोई ठोस सुराग नहीं मिला। CCTV कैमरे की फुटेज में भी बस वही पुराना धुंधला सा चेहरा दिख रहा था। एक आदमी, चश्मा लगाए, चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ। अब स्पेशल एजेंट जैक केली ने टेक्सास रेंजर्स से संपर्क किया। कैलिफोर्निया और टेक्सास
दोनों राज्यों की टीमें अब साथ काम करने लगी। एफबीआई ने एक नई बात नोटिस की। शूटिस्ट हमेशा उन्हीं बैंक ब्रांचों को चुनता था जो किसी हाईवे के ऑन रैंप के पास होती थी, ताकि भागने में कोई देरी ना हो। अब शक था कि शायद उसके साथ कोई गेटअवे ड्राइवर भी होता है, लेकिन कभी न तो कोई गाड़ी देखी गई और न ही कोई दूसरा आदमी। हर लूट इतनी सफाई से की जाती थी जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो। हर बार सब कुछ प्लान के मुताबिक और हर बार बिना कोई सुराग छोड़े। साल 1988 में द शूटिस्ट ने टेक्सास और कैलिफोर्निया में 6 और बैंक लूट को अंजाम दिया। हर बार वही तरीका, वही अंदाज और वही नतीजा। पुलिस पहुंचने से पहले वो गायब। अब एफबीआई को उम्मीद थी बस एक चीज से, मीडिया अटेंशन। एजेंट जैक केली ने कहा, हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस लुटेरे को पहचान सके और हमें एक पक्का सुराग दे सके। एफबीआई ने लोकल अखबारों और टीवी चैनलों की मदद ली। उसकी स्केचेस और जानकारी हर जगह छापी गई। हर दिन उसकी तस्वीरें मीडिया में दिखाई जाती थी। लेकिन जितनी तेजी से उसकी तलाश बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उसका नाम और खौफ भी फैल रहा था। अब वो सिर्फ एक लुटेरा नहीं रह गया था, वो बन चुका था अमेरिका के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक। 3 सालों में द शूटिस्ट ने 14 से ज्यादा बैंक लूट को अंजाम दिया था। हर एक लूट मिलिट्री लेवल प्लानिंग जैसी थी। हर बार उसने सब कुछ इतनी सफाई से किया कि उसके पीछे कोई भी ठोस सुराग नहीं छूटा। स्पेशल एजेंट जैक केली ने कहा, वो इतना सोच समझ कर आता था कि हमारे पास उसे ट्रैक करने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक चीज जो वो हमेशा पीछे छोड़ देता था, गोलियां। हर बैंक में वो छत की तरफ फायर करता था और वही गोलियां अब एफबीआई की फॉरेंसिक टीम की एकमात्र उम्मीद थी। अगर उन गोलियों पर राइफलिंग मार्क्स मिलते तो एफबीआई उन्हें बैलिस्टिक्स डेटाबेस में चेक कर सकती थी। शायद उस बंदूक की पहचान हो जाती और फिर किसी दिन शूटिस्ट की भी। लेकिन 2 बड़ी दिक्कतें थीं। पहली, वो गोलियां .38 कैलिबर रिवॉल्वर से चलाई गई थीं और इस कैटेगरी में हजारों तरह की बंदूकें होती हैं। दूसरी, ज्यादातर गोलियां इतनी खराब हालत में मिलीं कि उन पर कोई साफ निशान नहीं थे। एजेंट केली ने कहा, जो कुछ हमें मिला वो पहचान के लायक नहीं था। शूटिस्ट की 17वीं लूट हुई सैन डिएगो के यूनिवर्सिटी सिटी इलाके में। बैंक के अंदर इस बार भी वही पुरानी कहानी थी, ना कोई गवाह, ना कोई पहचान, ना कोई फिंगरप्रिंट। लेकिन पहली बार इन्वेस्टिगेटर्स को बैंक के बाहर कुछ ऐसा मिला जिससे उन्हें शूटिस्ट के बारे में एक नई बात पता चली। वो सिर्फ शातिर और तेज नहीं था, वो बेहद सतर्क और मेटिकुलस, यानी हर छोटी बात पर ध्यान देने वाला भी था। एफबीआई को एक और नई जानकारी मिली थी जिससे यह साफ हो गया कि द शूटिस्ट हर लूट से पहले पूरी तैयारी और प्लानिंग करता था। एक इन्वेस्टिगेटर ने बताया, उसने जिस रास्ते से भागना था वहां एक लकड़ी की फेंस थी। उसने लूट से पहले ही उस फेंस को ढीला कर दिया था ताकि बाद में बिना किसी रुकावट के सीधा अपनी गेटवे कार तक पहुंच सके। स्पेशल एजेंट जैक केली ने अपने करियर में 100 से ज्यादा लुटेरों का पीछा किया था, लेकिन ऐसा प्रोफेशनल उन्होंने कभी नहीं देखा था। एजेंट केली बोले, हमें उसे क्रेडिट देना पड़ा। वो वाकई शातिर था और बेहद स्मार्ट। फिर भी हर बार केली के दिमाग में एक ही सवाल चलता रहता था, क्या कहीं कोई गवाह है, कोई एक सुराग, या कोई ऐसा छोटा सा हिस्सा जो इस पूरे पजल को पूरा कर दे। एफबीआई ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। घर घर जाकर पूछताछ की गई, हर ब्लॉक की जांच हुई, लेकिन नतीजा वही निकला। फिर वही सन्नाटा, न कोई गवाह मिला, न कोई नई जानकारी। 1989 के बीच तक द शूटिस्ट करीब $2,50,000 की लूट कर चुका था। वो 10 से ज्यादा शहरों में हमला कर चुका था। हर जगह एक जैसा खौफ, एक जैसा अंजाम। अब ये केस सिर्फ एक शहर या एक स्टेट तक सीमित नहीं रहा था, ये कई राज्यों में फैल चुका था, जिसकी वजह से जांच और भी मुश्किल हो गई थी। एजेंट केली ने कहा, जब कोई अपराधी सिर्फ शहर नहीं पूरे राज्य बदलने लगे तो उसका पीछा करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पेशल एजेंट जैक केली ने अब कैलिफोर्निया, टेक्सास और दूसरे राज्यों की पुलिस, एफबीआई एजेंट्स और टेक्सास रेंजर्स को एक ही टीम में जोड़ दिया था। अब सबका सिर्फ एक ही मकसद था, बस एक सुराग, एक गवाह, कुछ भी ऐसा जो टीम को उस तक पहुंचा सके। एफबीआई को शक था कि द शूटिस्ट कोई पहले से अपराधी रहा हो जो हाल ही में जेल से रिहा हुआ हो। एजेंट केली ने बताया, हमने उन सारे नामों की लिस्ट मंगाई जो 1986 में, यानी जब यह लूट का सिलसिला शुरू हुआ था, उस दौरान जेल से रिहा हुए थे। एफबीआई ने एक एक नाम की जांच की, लेकिन एक बार फिर कोई भी नाम मेल नहीं खाया। एफबीआई ने सर्वेलेंस फुटेज की तस्वीरें हर एजेंसी को भेजी, लेकिन कोई भी उस आदमी को पहचान नहीं पाया। सर्वेलेंस कैमरों से मिली हर तस्वीर में एक बात साफ दिख रही थी, उसने अपना चेहरा छुपाने के लिए पूरा इंतजाम किया था। उसके बाल और मूछें कभी जरूरत से ज्यादा गहरे रंग के लगते, जैसे नकली हों। अब टास्क फोर्स को पूरा यकीन हो चुका था,
द शूटिस्ट हर बार कोई ना कोई भेष बदल कर आता था। नकली मूंछें, विग, यहाँ तक कि स्किन टोन छुपाने के लिए मेकअप भी करता था। हर बार वो ऐसा लगता था जैसे कोई नया इंसान बैंक में घुसा हो। FBI एजेंट्स सर्वेलेंस फोटो लेकर कॉस्ट्यूम शॉप्स तक पहुंच गए। उन्होंने हर जगह पूछा, क्या आपने इस आदमी को देखा है या आपके यहाँ से ऐसा कोई डिस्गाइज खरीदा गया था? लेकिन वहाँ भी जवाब वही था, कोई पहचान नहीं, कोई लिंक नहीं। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने द शूटिस्ट की हर लूट को पैसों के नज़रिए से समझना शुरू किया। उन्होंने हर केस को एक एक करके एनालाइज किया। लूट कब हुई, कितनी रकम ली गई और अगली लूट के बीच में कितना वक्त था। जब FBI ने इन सब आंकड़ों को जोड़कर देखा तो उन्हें एक पैटर्न का अंदाजा हुआ। स्पेशल एजेंट जैक केली ने बताया, हमें लगने लगा कि वो हर हफ्ते करीब $3000 खर्च करता था और जब उसके पैसे खत्म होने लगते वो अगली बैंक लूट प्लान करता था। इसका मतलब था कि द शूटिस्ट सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए लूट करता था। वो कोई करोड़ों की लूट मारने वाला गैंगस्टर नहीं था। वो बस उतना ही लेता था जितना उसे अगले कुछ हफ्तों के लिए चाहिए होता। एजेंट केली बोले, ये समझना अब आसान हो गया था कि एक तय समय के बाद वो फिर से एक्टिव होगा। जैसे जैसे FBI ने इस डेटा को और गहराई से देखा, एक और चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। द शूटिस्ट ज़्यादातर मंडे और फ्राइडे को हमला करता था और कई बार वो एक ही बैंक चेन की अलग अलग ब्रांचेस को निशाना बनाता था। इसका मतलब ये था कि वो सिर्फ शहर या बैंक नहीं चुनता था, बल्कि उनके अंदर के सिस्टम और रूटीन को भी समझता था। हर कदम सोच समझ कर उठाया गया था, जैसे कोई असली प्रोफेशनल प्लानिंग कर रहा हो। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, द शूटिस्ट जिन इलाकों में एक्टिव था वहाँ सैकड़ों बैंक ब्रांच थीं। FBI के पास अब एक ही मकसद बचा था, उसे उसके अगले हमले से पहले पकड़ना। FBI ने फैसला किया कि वो उन बैंक ब्रांचों पर नज़र रखेंगे जो द शूटिस्ट के पैटर्न के मुताबिक पसंदीदा लग रही थी। हर सोमवार और शुक्रवार FBI एजेंट्स उन ब्रांचों के बाहर गाड़ियों में बैठते थे, घंटों निगरानी करते बिना कोई हलचल किए। लेकिन फिर एक और बड़ी चुनौती सामने आई। एजेंट केली ने कहा, इतने सारे बैंक थे और हमारे पास सीमित एजेंट्स। हर हफ्ते यही सवाल बना रहता था, वो अगली बार कहाँ वार करेगा और कब? कोई पक्का जवाब नहीं था। FBI ने एक और थ्योरी पर काम करना शुरू किया। अक्सर बैंक लुटेरे चोरी के कैश को लीगल दिखाने के लिए उसे कैसीनोज में ले जाकर लॉन्डर करते हैं, यानी वो पैसा वहाँ खेल में लगाते हैं ताकि बाद में ये कह सकें कि ये पैसे उन्हें कैसीनो से जीते हुए मिले हैं। FBI ने द शूटिस्ट की सर्वेलेंस तस्वीरें कैलिफोर्निया के बड़े बड़े कैसीनोज को भेजी। कुछ दिनों बाद एक कैसीनो ने जवाब दिया, हमारे यहाँ एक रेगुलर हाई रोलर आता है जिसकी शक्ल इस आदमी से काफ़ी मिलती है। कैसीनो ने उसकी सर्वेलेंस फुटेज FBI को भेजी। FBI एजेंट्स ने उस आदमी को ट्रैक किया और फिर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। स्पेशल एजेंट मैनुअल बताते हैं, उसकी शक्ल शूटिस्ट से काफ़ी मिलती थी, लेकिन उसने हर रॉबरी के दिन के लिए सॉलिड एलिबाई, यानी ऐसा सबूत दिया जिससे साफ हो गया कि वो उन वारदातों में शामिल नहीं था। और इस तरह एक और उम्मीद फिर से बेकार चली गई। 23 जून 1989 अर्लिंगटन टेक्सास में द शूटिस्ट ने अपनी 18वीं लूट की। अब तक वो कोस्ट टू कोस्ट करीब 1400 मील के इलाके में बैंक लूट चुका था, लेकिन इस बार उससे एक छोटी सी लेकिन अहम गलती हो गई। बैंक के एक टेलर ने उसके बैग में 2.5 पैक डाल दिया। 2.5 पैक एक छोटा धमाका करने वाला पैकेट होता है जिसमें ज़्यादातर लाल या नीला इंक और कभी कभी ट्रैकिंग डिवाइस भी होता है। ये पैकेट बैंक के कैश नोटों के बीच छिपा कर रखे जाते हैं। जैसे ही द शूटिस्ट बैंक से बाहर निकला, बैग में तेज धमाका हुआ और सारा कैश नीले रंग में रंग गया। अब वो पैसा किसी काम का नहीं रहा, लेकिन इस हादसे से घबराने के बजाय द शूटिस्ट ने कुछ ऐसा किया जिसने पहली बार FBI को चौंका दिया। कुछ ही घंटों बाद उसने एक और बैंक लूट लिया। एक ही दिन में 2 लूट। एजेंट जैक केली ने कहा, पहली बार उसने एक दिन में 2 बार हमला किया था। अब तक जो लुटेरा हमेशा शांत, सटीक और पूरी तरह कंट्रोल में रहता था, उसका ये कदम दिखा रहा था कि अब वो बेचैन हो चुका है। स्पेशल एजेंट जैक केली ने अब ये तय किया था कि हर लूट के बाद FBI की बाकी ब्रांचों को तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, अगर हमें कोई नया सुराग मिलता, कोई गवाह सामने आता या सर्वेलेंस फुटेज में ज़रा भी चेहरा साफ दिखता, तो हम वो हर जुरिस्डिक्शन को भेजते थे। अब ये केस पूरे देश की एजेंसियों की सामूहिक जिम्मेदारी बन गया था। टास्क फोर्स ने CCTV से मिली तस्वीरों को ध्यान से स्टडी करना शुरू किया और अब एक नई जानकारी सामने आई। द शूटिस्ट .38 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर इस्तेमाल करता था, एक ऐसा हथियार जो उस वक्त अमेरिका के पुलिस डिपार्टमेंट्स में बहुत आम था। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि वो जब भी बंदूक उठाता उसका ट्रिगर फिंगर हमेशा साइड में रहता था, ठीक वैसे जैसे पुलिस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। अब टीम के अंदर एक नया सवाल गूंजने लगा, क्या वो कोई पुलिस अफसर है
या कभी रहा है? शायद वो अब पुलिस में नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी उसे थी वो साफ दिखा रही थी कि उसे पुलिस की ट्रेनिंग और रणनीतियों की गहरी समझ है। एजेंट केली ने कहा, वो जानता था कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे मूव करते हैं और कैसे पीछा करते हैं। अब शक और भी गहरा हो गया था। क्या एफबीआई किसी ऐसे आदमी का पीछा कर रही थी जो कभी उन्हीं में से एक था? अब एफबीआई को पूरा यकीन हो गया था द शूटिस्ट बैंक लूट को एक प्रोफेशन की तरह चला रहा था। वो पहले से इलाकों की रैकी करता था, पुलिस की पेट्रोलिंग रूट्स को समझता और लूट उसी जगह करता था जहां पुलिस को पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता। उसका हर मूवमेंट पहले से प्लान किया हुआ और सटीक तरीके से अंजाम दिया गया होता था। अब तक वो 20 से ज्यादा बैंक लूट चुका था और हर एक केस बिना कोई सुराग छोड़े, बिल्कुल साफ। अब एफबीआई के पास एक ही उम्मीद बची थी, पब्लिक। जैसे जैसे मीडिया कवरेज बढ़ी, द शूटिस्ट की तस्वीरें टीवी और अखबारों में बार बार छपने लगी और आखिरकार मिशन विएजो की लूट के बाद 1989 में एक गवाह सामने आया। उसने पुलिस को बताया, लूट के तुरंत बाद मैंने देखा कि एक आदमी भागता हुआ आया और एक लाल रंग की 4 सीटर कार की डिक्की में चढ़ गया। फिर वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। कार पर कैलिफोर्निया की नंबर प्लेट थी, लेकिन अफसोस गवाह ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पाया और नंबर प्लेट भी नोट नहीं कर सका। एफबीआई ने उस गवाही के आधार पर हर उस कार को चेक करना शुरू किया जो इस प्रोफाइल में फिट बैठती थी, लेकिन ऐसी कारें हजारों थीं और हर एक को इंडिविजुअली ट्रैक करना कई महीनों का काम था। लेकिन इस गवाही ने एक बात तो साफ कर दी थी, द शूटिस्ट अकेला काम नहीं करता था। उसके साथ हमेशा कोई ना कोई साथी, एक अकॉम्प्लिस होता था। 30 मार्च 1990 टेक्सास का वही बैंक जहां द शूटिस्ट ने 1 साल पहले भी लूट की थी, वो दोबारा वहीं लौटा। जैसे उसे अब कोई डर ही नहीं रहा था, न पहचान ली जाने का, न पकड़े जाने का। एफबीआई अब समझ चुकी थी वो अब पहले से कहीं ज्यादा बेखौफ और खतरनाक बन चुका है। उसके लिए अब ये एक खेल या मिशन जैसा बन गया था और हर कदम वो और ज्यादा रिस्क लेने को तैयार था। साल के आखिर तक एफबीआई की टास्क फोर्स ने द शूटिस्ट को 27 बैंक लूट से जोड़ दिया था और अब तक वो लगभग $4 लाख की चोरी कर चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, इतनी बड़ी स्प्री के बावजूद एक भी यूजेबल फिंगरप्रिंट नहीं मिला था। हर लूट के दौरान वो इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि किसी भी सतह को हाथ न लगाए। वो जब काउंटर पार करता तब भी सतर्क रहता कि कहीं हाथ न लग जाए, और जब बाहर निकलता तो दरवाज़ा हाथ से नहीं, अपनी कोहनी या कूल्हे से धक्का देकर खोलता। एफबीआई के लिए यह मानना मुश्किल नहीं था, वो हर चीज़ सोच समझ कर करता था और अभी तक कोई भी गलती नहीं की थी। अब एफबीआई को यह बात साफ हो गई थी, सिर्फ सर्वेलेंस और क्लू से बात नहीं बनेगी। उसे पकड़ने के लिए अब उन्हें उसके सोचने के तरीके को समझना होगा। इसलिए केस को भेजा गया वर्जीनिया क्वांटिको में एफबीआई एकेडमी के बिहेवियरल प्रोफाइलर्स के पास। एफबीआई उसका असली नाम नहीं जानती थी, लेकिन उसका दिमाग पढ़ना चाहती थी। अब हर लूट की एक एक डिटेल उठाई गई। एफबीआई के प्रोफाइलर ने हर चीज को ध्यान से समझा और फिर लुटेरे के बिहेवियर के आधार पर एक पूरा प्रोफाइल तैयार किया। शुरुआत हमेशा कंफर्ट जोन से होती थी। इसका मतलब शूटिस्ट शायद टेक्सास का ही रहने वाला हो। उसकी प्लानिंग और सफाई से हुआ एग्जीक्यूशन बताता था वो शायद कभी मिलिट्री में रहा हो या किसी प्रोफेशनल फोर्स का हिस्सा रहा हो। और सबसे खास बात, इतनी लूट के बाद भी कोई उसे पहचान नहीं पाया। मतलब उसका एक ही साथी है जो उस पर पूरी तरह भरोसा करता है। एफबीआई प्रोफाइलर ने साफ चेतावनी दी, अगर कभी ये आदमी बैंक के अंदर फंस गया तो ये हॉस्टेजेस ले सकता है या गोलीबारी से भी पीछे नहीं हटेगा। अप्रैल 1991 अब द शूटिस्ट ने रुख किया नॉर्दर्न कैलिफोर्निया की तरफ। सैन जोसे के एक बैंक से उसने $15,000 लूट लिए, बिल्कुल उसी स्टाइल में, वैसी ही सटीकता, वैसी ही तेजी। लेकिन पहली बार द शूटिस्ट एक गलती कर बैठा। बैंक के काउंटर पर एक पार्शियल पाल्म प्रिंट मिला। जब किसी इंसान की पूरी हथेली की जगह सिर्फ उसका एक छोटा हिस्सा, जैसे उंगलियों के नीचे का हिस्सा या हथेली का कोना किसी सतह पर छप जाता है, उसे पार्शियल पाल्म प्रिंट कहा जाता है। एफबीआई को थोड़ी उम्मीद जगी, शायद यही वो सुराग हो जो अब तक नहीं मिला था। लेकिन फिर सामने आई एक नई परेशानी। पाल्म प्रिंट्स को आमतौर पर पुलिस डाटाबेस में स्टोर नहीं किया जाता। एफबीआई ने हर मुमकिन रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन कोई मैच नहीं मिला। टास्क फोर्स एक बार फिर शून्य पर लौट आई। 2 महीने बाद अब द शूटिस्ट ने एक और नई जगह को निशाना बनाया, वॉशिंगटन स्टेट, बेलव्यू, वॉशिंगटन, सियाटल के पास। अब वो सिर्फ कैलिफोर्निया या टेक्सास तक सीमित नहीं था, अब उसकी नज़र पूरे अमेरिका पर थी। वो मॉडर्न एफबीआई हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे सफल और सबसे फैला हुआ बैंक रॉबर बन चुका था। 1991 तक उसकी शुरुआती कई लूटों पर स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस खत्म हो चुकी थी।
यानी अब वो पुराने केसों में कानूनी तौर पर चार्ज नहीं हो सकता था। अगस्त 1991, लॉस आल्टोस, कैलिफोर्निया। शूटिस्ट ने फिर एक बैंक लूटा। अब तक की उसकी कुल लूट की रकम पहुंच चुकी थी $4,74,457, लेकिन इस बार एक ठोस सुराग पीछे छूट गया। बैंक के अंदर एक नकली मूंछ पड़ी मिली। यह पहली बार था जब कोई ऐसा सबूत मिला जो शायद सीधे शूटिस्ट से जुड़ सकता था। FBI को उम्मीद जगी, लेकिन फिर वही दिक्कत। DNA टेस्ट उस वक्त महंगे थे और FBI के पास किसी सस्पेक्ट की प्रोफाइल ही नहीं थी, तो वो सुराग भी किसी काम का नहीं रहा। अब ये बात पक्की हो चुकी थी। वो हर बार भेस बदल कर आता था। 1991 के आखिर तक शूटिस्ट को 33 बैंक लूटपाट और 18 अलग अलग शहरों से जोड़ दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उसके खिलाफ आज भी कोई ठोस सबूत नहीं था। न नाम मिला, न चेहरा, न DNA और ना ही कोई फिंगरप्रिंट। ये अब FBI के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे रहस्यमयी बैंक रॉबरी सीरीज बन चुकी थी। शूटिस्ट की ग्रेनी सर्वेलेंस तस्वीरों को दोबारा ध्यान से देखा गया। हर तस्वीर में एक छोटी लेकिन अजीब बात दिखाई दी। उसकी शर्ट के नीचे कुछ पहना हुआ था। एजेंट जैक केली ने बताया, शुरू में हमें लगा कि यह बॉडी आर्मर हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा लगा जैसे ये एक बैक ब्रेस हो जो उसकी लोअर बैक और पेट को सपोर्ट करता है। लेकिन बात यह थी, वो हर बार टेलर काउंटर के ऊपर बिल्कुल आराम से चढ़ जाता था। एजेंट केली ने कहा, तो फिर ये ब्रेस क्यों? शायद वो इसे सिर्फ अपने मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए पहनता था। FBI ने अब इस सुराग पर काम करना शुरू किया। बैंक के आसपास हर इलाके के कायरोप्रैक्टर्स से संपर्क किया गया। शायद कोई ऐसा पेशेंट हो जो इस डिस्क्रिप्शन में फिट बैठता हो, लेकिन दिक्कत ये थी, ज्यादातर डॉक्टरों के पास ना तो कोई साफ तस्वीर थी और ना ही द शूटिस्ट की असली पहचान। 3 राज्यों में हजारों कायरोप्रैक्टर्स थे। हर किसी तक पहुंचना नामुमकिन था। चिरोप्रैक्टर मतलब एक ऐसा हेल्थ प्रोफेशनल होता है जो हड्डियों, नसों और मसल्स से जुड़ी दर्द या दिक्कतों का इलाज बिना दवा या सर्जरी के करता है। एजेंट केली ने कहा, हमने जितने हो सके उतने क्लिनिक्स कवर किए, लेकिन कोई भी लीड नहीं मिली। एक और डेड एंड। 1992 द शूटिस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस साल उसने 7 और बैंक लूटें की। इनमें से एक लूट बेलव्यू, वॉशिंगटन में दोबारा हुई। अब तक उसके लूट का कुल आंकड़ा पहुंच चुका था करीब $6 लाख। अब FBI और लोकल पुलिस खुद से सवाल पूछने लगी थी, क्या हम वाकई पब्लिक को सुरक्षित रख पा रहे हैं? एक अकेला आदमी बार बार बैंक लूटता है, हर बार गोलियां चलाता है और हर बार बिना पकड़े भाग निकलता है। एजेंट ग्लासर ने कहा, और अगर अगली बार किसी को गलती से या जानबूझकर गोली मार दी गई तो क्या हम कह पाएंगे कि हमने वाकई सब कुछ किया था? अब द शूटिस्ट को किसी भी कीमत पर रोकना जरूरी हो चुका था, इससे पहले कि वो किसी की जान ले। द शूटिस्ट की किस्मत अब धीरे धीरे पलट रही थी। इस बार बैंक के सिक्योरिटी कैमरे ने अब तक की सबसे साफ तस्वीरें कैद कर लीं। एजेंट जैक केली बताते हैं, फोटो इतनी साफ थी कि सैन जोसे पुलिस ने पहली बार एक फॉरेंसिक स्केच आर्टिस्ट को काम पर लगाया। एक एक्सपर्ट ने उन तस्वीरों को लिया और उसके भेस को डिजिटल तरीके से हटाकर एक ऐसा स्केच तैयार किया जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि वो असल में कैसा दिखता है। ऐसी प्रोसेस में ज़रूरत होती है ह्यूमन एनाटॉमी की गहरी समझ और एक ट्रेंड आर्टिस्ट की नज़र। स्केच तैयार होते ही FBI ने क्राइम स्टॉपर्स, न्यूज़ चैनल्स और लोकल बैंक्स को वो चेहरा भेज दिया। एजेंट केली ने कहा, हमने पूरे इलाके में वो स्केच फैला दिया और पब्लिक से मदद मांगी। सैन होजे के डिटेक्टिव सार्जेंट जैक बैक्स्टर कहते हैं, हमें इस आदमी को पकड़ने के लिए कम्युनिटी की मदद चाहिए थी। कोई तो होगा जिसने इसे कहीं देखा हो या सुना हो। अब तक द शूटिस्ट सिर्फ एक परछाई था, लेकिन पहली बार उसका चेहरा सामने आया था। अब सिर्फ सवाल ये था, क्या कोई उसे पहचान पाएगा? 11 मई 1994 आखिरकार एक फ़ोन आया। एक आदमी ने कहा, मुझे पता है ये आदमी कौन है। ये कोई पक्का सबूत तो नहीं था, लेकिन पहली बार इस कहानी में एक नाम सामने आया, जॉनी विलियम्स या जॉन विलियम्स। उस आदमी ने यह भी बताया कि वो कभी कभी रॉबर्ट हॉल नाम का इस्तेमाल करता है। उसके बताए मुताबिक जॉनी की उम्र करीब 40 साल है। वो एक लाल रंग की 4 दरवाज़ों वाली कार चलाता है। उसके साथ उसकी पत्नी रहती है, जो हर वक्त उसके साथ होती है और उसके साथ ही लूट की प्लानिंग करती है। उसने ये भी बताया वो हमेशा हथियार लेकर चलता है, बहुत गुस्सैल है, और उसने कहा है वो कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। अगर पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया तो वो और उसकी बीवी खुद को मार लेंगे। अब FBI के पास एक नाम था, एक कार का रंग था, एक चेहरा लगभग तैयार था। ये नाम एक सुराग जरूर थे, लेकिन दिक्कत ये थी, ऐसे सैकड़ों लोग थे जिनका नाम यही था, और उन सब में से किसी एक को ढूंढना सुई को भूसे के ढेर में खोजने जैसा था।
FBI ने लिस्ट को छोटा करने की कोशिश की। अब सिर्फ उन्हीं नामों पर ध्यान दिया गया जिनकी उम्र कॉल पर बताए गए हिसाब से थी। FBI ने कैलिफोर्निया DMV के रिकॉर्ड्स खंगाले और वहीं 2 नामों पर नजर रुक गई। जॉनी मैडिसन विलियम्स और रॉबर्ट हॉल दोनों के रिकॉर्ड में एक ही इंसान की तस्वीर थी। एजेंट केली बताते हैं, जब इन दोनों नामों की तस्वीरें हमने सैन जोसे में बने स्केच से मिलाई तो मैच इतना साफ था जैसे स्केच उसी फोटो से बनाया गया हो। अब द शूटिस्ट का नाम भी था, चेहरा भी था और पहली बार पकड़ने की पूरी उम्मीद थी। FBI ने DMV से फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड निकाले और कंफर्म हो गया, रॉबर्ट हॉल और जॉनी विलियम्स एक ही इंसान है। अब द शूटिस्ट का असली नाम सामने था, जॉनी मैडिसन विलियम्स, एक पूर्व US मरीन टेक्सास से। और जब उसका पास्ट देखा गया तो उसमें पहले से रॉबरी और थेफ्ट का रिकॉर्ड था। अब नजर गई उसकी पत्नी पर, कैरल विलियम्स, और उसके बारे में सामने आया उसने वही .38 कैलिबर रिवॉल्वर खरीदा था जो बैंक लूट की वीडियो में देखा गया था। वो वही लाल रंग की 4 दरवाजों वाली कार चलाती थी जो उसके मेडन नेम पर रजिस्टर्ड थी। और सबसे बड़ी बात, इस कपल के पास कोई वैध कमाई का जरिया नहीं था। फिर भी ये लोग रहते थे एक $3,50,000 के ओशन व्यू घर में लॉस ओसोस, कैलिफोर्निया में। अब FBI को यकीन हो चुका था जॉनी और कैरल ही द शूटिस्ट टीम थे। FBI स्पेशल एजेंट जिम विल्किंस बताते हैं, यह ऐसा इलाका था जहां अंदर आने का सिर्फ एक रास्ता था और वहां कोई बाहर का आदमी हो तो वो तुरंत नजर आ जाता। FBI को ये तो नहीं पता था कि जॉनी विलियम्स उस वक्त घर में है या नहीं, लेकिन एक बात पक्की थी, उन्हें पता था कि वो हर वक्त हथियार लेकर चलता है और अगर उसे कॉर्नर किया गया तो वो बंदूक जरूर इस्तेमाल करेगा। एजेंट्स ने एक छुपा हुआ सर्वेलेंस पॉइंट बनाया, ऐसी जगह से जहां से वो पूरे घर पर नजर रख सकें बिना खुद को दिखाए। FBI ने एक इमरजेंसी प्लान भी तैयार किया था। अगर उसे उसी लाल गाड़ी में वापस आते देखा तो घर से पहले ही एक फेलनी कार स्टॉप करेंगे, मतलब सड़क पर ही रोक लेंगे, ऐसी जगह पर जहां चारों तरफ खुला मैदान हो और भागने का कोई रास्ता ना हो। लेकिन दिन बीतते गए और उस घर से कोई हलचल नहीं हुई, न कैरल दिखी न जॉनी। अब इन्वेस्टिगेटर्स को शक होने लगा था, क्या वो लोग घर छोड़ चुके हैं या फिर किसी अगली लूट की तैयारी में है। केली ने सियाटल में मौजूद स्पेशल एजेंट डॉन ग्लासर को कॉल किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इट्स गोइंग टू हैपन, वो तुम्हारे एरिया में लूट करेगा, तैयार रहो। अब तक कोई पक्का सुराग नहीं था, बस एक अंदाजा, लेकिन इसी एक अनुमान पर अब पूरी उम्मीद टिकी थी। स्पेशल एजेंट डॉन ग्लासर पूरे दिन बेलव्यू और उसके आसपास गश्त कर रहे थे। उनकी नजरें और कान बस उस एक रेडियो कॉल का इंतजार कर रहे थे और फिर वो कॉल आ गया। कोड 91, किर्कलैंड, वॉशिंगटन में बैंक लूट। किर्कलैंड बेलव्यू से सिर्फ 10 मील दूर था। द शूटिस्ट फिर से अपने पुराने तरीके से बैंक में घुसा। जैसे ही अंदर पहुंचा उसने सीधा छत की तरफ गोली चलाई। सब जमीन पर बैठ जाओ, जो हिलेगा गोली खाएगा। उसने टेलर से कहा, पैसा बैग में भरो, ना कोई डाई पैक ना कोई चिप लगे नोट। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गई। टेलर घबरा गई थी। उसने गलती से बैग में लकड़ी के पेपर वेट भी डाल दी। शूटिस्ट को शक हो गया कि शायद किसी ने 2.5 पैक डाल दिया है। वो गुस्से से कांप उठा, लेकिन इस बार उसने गोली नहीं चलाई। वो गुस्से में भरा हुआ तेजी से बैंक से बाहर निकल गया। इससे पहले कि पुलिस या FBI वहां पहुंच पाते वो फिर से निकल चुका था। एजेंट कैली ने जॉनी विलियम्स के सारे क्रेडिट कार्ड्स पर ट्रैकिंग फ्लैग लगवा दिए थे और जैसे ही किर्कलैंड की लूट हुई एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ वॉशिंगटन स्टेट के एक होटल में। सियाटल के स्पेशल एजेंट डॉन ग्लासर फौरन उस होटल की तरफ दौड़े। बोथल, जो किर्कलैंड से सिर्फ 10 मील दूर था। इस बार हमारे पास ठोस जानकारी थी। नाम था रॉबर्ट हॉल और उसी नाम से उसने होटल में चेक इन किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अब भी वहीं होगा? जब एजेंट ग्लासर होटल की पार्किंग से गुजरे तो उनकी नज़र एक लाल रंग की 4 दरवाजों वाली कार पर पड़ी। गाड़ी सामने की तरफ मुड़ी हुई खड़ी थी, जैसे कि वो किसी भी पल वापस भागने के लिए तैयार हो। ग्लासर ने तुरंत उसकी नंबर प्लेट चेक करवाई और वही सामने आया जिसका उन्हें इंतजार था। गाड़ी कैरल विलियम्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उसका नाम हॉकिंस के नाम से जुड़ा था, जो उसका मेडन नेम था। मेडन नेम का मतलब होता है किसी महिला का शादी से पहले का नाम। अब मामला बेहद नाजुक हो चुका था। अगर विलियम्स वाकई होटल में है और उसे जरा भी शक हो गया कि पुलिस उसके पीछे आ चुकी है, तो या तो वो भागने की कोशिश करेगा या किसी को बंधक बना सकता है। एजेंट ग्लासर सीधे होटल मैनेजर के पास पहुंचे। क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये रॉबर्ट हॉल है या फिर असली नाम जॉनी विलियम्स? मैनेजर ने एक नज़र में उसे पहचान लिया। हाँ, ये वही है और अभी तक होटल से चेकआउट भी नहीं किया। ग्लासर ने तुरंत जैक केली को फ़ोन मिलाया। हम उसे ढूंढ चुके हैं, अब सिर्फ उसकी पहचान नहीं, हमें ठीक ठीक पता है
वो इस वक्त कहाँ है? कैली पहले से ही बैग पैक कर रहे थे। खबर सुनते ही अगली फ्लाइट पकड़ ली। अब ऑपरेशन में शामिल हो चुके थे जैक बैक्स्टर, सैन जो स्पीडी, सीटी की एफबीआई और लोकल पुलिस फोर्स और कई अंडरकवर एजेंट्स। लेकिन इस बार हर चीज़ बेहद गुप्त तरीके से करनी थी। सभी एजेंट्स को साफ हिदायत दी, न कोई एफबीआई जैकेट, न वायरलेस रेडियो, न बैज, न टोपी। हर किसी को आम लोगों की तरह घुल मिल जाना है। कुछ ही मिनटों में होटल के चारों तरफ एफबीआई एजेंट्स चुपचाप तैनात हो गए। सर्वेलेंस वैन्स इस्तेमाल की गई ताकि अगर जॉनी विलियम्स खिड़की से बाहर देखे तो उसे कुछ भी अजीब न लगे। कई कमरे रेंट किए गए ताकि सारा ऑपरेशन होटल के अंदर से चल सके बिना किसी को शक हुए। अब हालात बिल्कुल साफ थे। पूरा इलाका कवर कर लिया था। अगर जॉनी कमरे से बाहर भी निकले तो वो कहीं भी भाग न सके। लेकिन एक बात साफ थी, जल्दबाजी नहीं करनी थी। एफबीआई ने सोच लिया था जब तक उसे खुद अपनी आंखों से न देख लें हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। रात तक कैलिफोर्निया से डिटेक्टिव जैक बैक्स्टर और स्पेशल एजेंट जैक केली भी होटल पहुंच गए। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा कदम उठे जिससे किसी को चोट पहुंचे, ना जॉनी को ना किसी एजेंट को। एफबीआई की प्लानिंग एकदम साफ थी, उसे कमरे के बाहर ही पकड़ना है ताकि अगर कमरे में बंदूक हो भी तो कोई रिस्क न बने। डिनर टाइम नज़दीक आ रहा था। सबको उम्मीद थी कि शायद वो खाना खाने बाहर निकले, लेकिन घंटों बीत गए, ना वो दिखा ना उसकी बीवी कैरल। अब ऑपरेशन में एक और सावधानी जुड़ गई थी। बताया गया था कि उसके पास एक रेडियो स्कैनर है जिससे वो पुलिस की बातचीत सुन सकता है। इसलिए अब एफबीआई एजेंट्स को रेडियो पर कुछ भी कहने से मना कर दिया गया। हर बात बस कोड में या इशारों में की जाती थी। धीरे धीरे कुछ हलचल दिखाई देने लगी। स्पेशल एजेंट जैक केली ने नोट किया, कमरे में लाइट जल रही थी, पर्दे बंद थे, लेकिन टीवी की झलकती रोशनी खिड़की के किनारे से बाहर आ रही थी। 7 साल की तलाश के बाद अब एफबीआई उसके बहुत करीब थी, लेकिन अब सब्र का बांध टूटने लगा था। एफबीआई को पक्की तस्दीक चाहिए थी, क्या वो आदमी सच में अंदर है या नहीं। एक प्लान बनाया गया। एक होटल कर्मचारी की मदद ली गई। उस स्टाफ को सस्पेक्ट की फोटो दिखाई और कहा, तुम एक छोटा सा बहाना बनाओ जैसे कोई मेंटेनेंस इश्यू हो और जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाओ। प्लान बिल्कुल साफ था। दरवाज़ा खुलेगा, स्टाफ एक नज़र अंदर झांकेगा और कंफर्म करेगा कि वो वही आदमी है या नहीं। लेकिन यह काम आसान नहीं था। अगर जॉनी को ज़रा भी शक हो गया तो वो खतरनाक हो सकता था। वो हर वक्त हथियार लेकर चलता था और एफबीआई को डर था कि अगर उसने खतरा महसूस किया तो गोली चला सकता है। होटल कर्मचारी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उस कमरे के सामने गया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। जॉनी ने दरवाज़ा खोला। सर, बस ये जानना था कि कमरे की एयर फिल्टर कब बदली जा सकती है। जॉनी ने बड़े आराम से जवाब दिया, मैं 1 घंटे में बाहर जा रहा हूं, तब आ जाना। मतलब ठीक 1 घंटे बाद वो कमरे से बाहर आने वाला था। कर्मचारी तेजी से नीचे लौटा, सीधा एफबीआई टीम के पास गया। उसका चेहरा साफ कह रहा था, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। जॉनी मैडिसन विलियम्स, वही आदमी जिसे एफबीआई सालों से ढूंढ रही थी, वो कमरे के अंदर था। अब एफबीआई के पास हर चीज़ थी, उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी लोकेशन और टाइम। 1 घंटे बाद वो खुद बाहर निकलने वाला था। डिटेक्टिव जैक बैक्स्टर ने टीम को आदेश दिया, हर कोई अपनी पोजीशन पर 45 मिनट के अंदर तैयार हो जाए। उसे बाहर निकलने का एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए। अब सबकी निगाहें घड़ी पर थीं, बस 1 घंटे का इंतजार। लेकिन 1 घंटा गुजरा, फिर दूसरा भी जॉनी बाहर नहीं आया। अब टीम में बेचैनी बढ़ने लगी। क्या उसे किसी बात का शक हो गया? क्या उसने हमारी निगरानी पकड़ ली? और तभी होटल के फ्रंट डेस्क पर एक फ़ोन आया जॉनी के कमरे से। स्पेशल एजेंट जैक केली बताते हैं, उसने पूछा, क्या मैं एक टाइपराइटर उधार ले सकता हूँ? मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उसने टाइपराइटर को अपने कमरे में ऊपर मंगवाने की मांग की। एफबीआई एकदम सतर्क हो गई। अगर टाइपराइटर ऊपर भेजा गया तो वो मौका खो सकते थे जिसमें उसे बिना खतरे के नीचे बुलाया जा सकता था। एफबीआई ने होटल मैनेजर को साफ निर्देश दिए, उसे कहो कि टाइपराइटर नीचे फ्रंट डेस्क के पास वाले ऑफिस में रखा है और वो वहीं आकर इस्तेमाल कर सकता है। जॉनी ने बिना कोई शक जताए जवाब दिया, ठीक है, मैं थोड़ी देर में नीचे आता हूँ। अब एफबीआई के पास एक मौका था उसे पब्लिक से दूर, एक बंद कमरे में शांतिपूर्वक गिरफ्तार करने का। होटल का एक छोटा ऑफिस जो फ्रंट डेस्क के पास था, लेकिन भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग। स्पेशल एजेंट डॉन ग्लासर बताते हैं, हम तुरंत उस कमरे में पहुंचे और फर्नीचर को इस तरह से सेट किया कि जैसे ही वो अंदर आए हमारे पास उस तक सीधी बिना रुकावट की पहुंच हो। और फिर एफबीआई ने टाइपराइटर में एक आखिरी चीज़ डाली, एक पेपर शीट जिस पर लिखा था, मिरांडा राइट्स, आपके पास बोलने से इनकार करने का अधिकार है। जैसे ही वो टाइपराइटर पर बैठेगा और उस पन्ने को पढ़ेगा, वो समझ जाएगा उसका खेल खत्म हो चुका है। एफबीआई एजेंट्स पास के कमरे में छिप गए। हर दिशा से निगरानी सेट कर दी गई।
अब बस इंतजार था जॉनी विलियम्स के उस आखिरी कदम का। 40 मिनट बीत चुके थे और हर सेकंड के साथ सस्पेंस गहराता जा रहा था। और फिर वो कमरे से बाहर निकला, सीधा फ्रंट डेस्क की ओर बढ़ता हुआ। जॉनी मैडिसन विलियम्स जूनियर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बिना किसी हड़बड़ी के लॉबी की तरफ बढ़ रहा था। उसके चलने का तरीका ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई आम दिन हो। वो फ्रंट डेस्क तक पहुंचा और स्टाफ ने उसे उस छोटे ऑफिस की तरफ इशारा किया। विलियम्स, दिस वे प्लीज। जॉनी चुपचाप मुड़ा और उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां उसका भाग्य बदलने वाला था। जैसे ही जॉनी ऑफिस के अंदर पहुंचा, FBI एजेंट्स हर दिशा से सामने आ गए। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, बस एक ठंडी शांत सख्ती जो कहती थी अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। कमरा पहले ही साफ किया जा चुका था, हर कोना, हर फर्नीचर बस एक ही मकसद के लिए सेट किया गया था, उसे वहीं गिरफ्तार करना, बिना किसी शोर, बिना किसी खून खराबे के। जॉनी मैडिसन विलियम्स जूनियर ने खुद को चारों तरफ से घिरा पाया। एजेंट्स तैयार थे। वो जानते थे सामने खड़ा इंसान सबसे खतरनाक लुटेरा हो सकता है। लेकिन जैसे ही जॉनी कमरे में घुसा, कोई चौंकाने वाली हरकत नहीं, कोई भागने की कोशिश नहीं और हथियार भी नहीं। वो बस रुका, एकदम शांत। स्पेशल एजेंट जैक कैली ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जॉनी मैडिसन विलियम्स जूनियर, इट्स ओवर। जॉनी का सिर नीचे झुक गया, जैसे उसे पहले से मालूम था ये दिन आने ही वाला है। खेल खत्म हो चुका था। अब बारी थी उसकी पत्नी की, कैरल विलियम्स, जो हमेशा उसके साथ थी। एजेंट्स को पता था कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर इंतजार करना था और वैसा ही हुआ। कैरल बाहर निकली, सीधा पार्किंग की तरफ चली। गाड़ी का दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी सामने से FBI ने घेरा। फ्रीज! FBI, हाथ ऊपर करो, तुम गिरफ्तार हो। कैरल रुक गई, न चीखी न कुछ बोली, बस शांति से मुड़ी और गिरफ्त में आ गई। जॉनी और कैरल अब FBI की गिरफ्त में थे। ना कोई गोली चली, ना किसी को चोट पहुंची और ना ही कोई ड्रामा हुआ। एक लुटेरा जिसने पूरे 8 साल तक FBI को चकमा दिया, 48 बैंक लूटे, 18 शहरों में खौफ फैलाया, हर बार गोलियां चलाकर निकला, आज बिना एक शब्द कहे एक दरवाजे से बाहर निकला और हमेशा के लिए कैद हो गया। अब बारी थी सबूतों की। जॉनी ने खुद ही इजाजत दी, जाओ मेरा कमरा चेक कर लो। FBI अंदर गई और वहां मिला पुलिस रेडियो स्कैनर्स, जिससे वो हर वक्त पुलिस की बातचीत सुनता था। हैंडी टॉकीज टीम वर्क के लिए, नकली मूंछें, विग, मेकअप, हर लूट में एक नया चेहरा, कैश, हर लूट से जमा किया गया पैसा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज, एक ग्रे ब्रीफकेस। उसे खोलते ही एजेंट समझ गए ये कोई आम लुटेरा नहीं था, ये हर चीज रिकॉर्ड करता था। हर लूट की तारीख, दिन, बैंक का नाम, पता और कितना पैसा लूटा गया, सब कुछ लाइन दर लाइन लिखा हुआ। स्पेशल एजेंट ने कहा, यह सबूत नहीं था, यह तो एक अपराधी की अपनी लिखी डायरी थी। जॉनी विलियम्स की कार की तलाशी ली गई। ट्रंक में 2 चीजें मिली जो सब कुछ कह गईं। एक .38 कैलिपर रिवॉल्वर, वही जो हर लूट के वीडियो में दिखती थी। दूसरी एक छोटी सी 2 इंच की रिवॉल्वर जो अब तक कहीं नहीं दिखी थी। और डर की बात, दोनों लोडेड थीं, यानी ये साफ था वो कभी खाली हाथ नहीं चलता था। जॉनी और कैरल को अलग अलग रखा गया, लेकिन बिना किसी टॉर्चर, बिना दबाव के जॉनी खुद पूछताछ के लिए बैठ गया। FBI एजेंट ने पूछा, हमने तुम्हें 24 बैंक लूट से जोड़ा है, क्या ये सही गिनती है? जॉनी ने सिर उठाया, मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे पकड़ चुके हो तो शायद तुम्हें पूरी सच्चाई भी पता चल चुकी होगी। कुल मिलाकर 56। 8 लूट ऐसी थीं जिनके बारे में FBI को अब तक भनक भी नहीं थी। जॉनी ने बैठकर सब कुछ बताया, कैसे वो बैंक की हफ्तों रेकी करता था, कैसे हर गली, हर एग्जिट, हर मोड़ को पहले ही मैप करता, कैसे डैलस से डिस्गाइज खरीदे, नकली मूंछ, विग, मेकअप, और कैसे वो पुलिस की रेडियो भाषा भी जानता था। उसने कहा, मेरी पीठ में चोट थी इसलिए ब्रेस पहनता था, लेकिन चिरोप्रैक्टर ऐसा चुना जिसकी फाइलों तक FBI न पहुंच सके। एक आदमी, 56 बैंक लूट, करीब $10 लाख की चोरी और 8 साल तक पूरा सिस्टम चकमा देता रहा। और जब वो पकड़ा गया तो गिनती FBI ने नहीं, खुद उसने बताई। कैरल विलियम्स ने कोर्ट में सबके सामने गुनाह कबूल किया। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई, एक ऐसे लुटेरे की पार्टनर बनने के लिए जिसने अमेरिका के इतिहास की सबसे लंबी बैंक लूट की सीरीज चलाई। जॉनी मैडिसन विलियम्स द शूटिस्ट ने 27 लूटों में गिल्टी प्ली दर्ज की। बाकी 29 के लिए कानून की लिमिट खत्म हो चुकी थी और उसे मिली 92 साल की फेडरल जेल। कोई परोल नहीं, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं, एक ही जिंदगी में उम्र कैद। जॉनी विलियम्स का खेल खत्म हो गया था, लेकिन ये जीत सिर्फ FBI की नहीं थी, ये उस अनोनिम कॉलर की जीत थी जिसने फोन उठाया और एक नाम बताया,
ये उस होटल कर्मचारी की जीत थी जिसने दरवाज़ा खटखटाया और डर को साइड कर दिया। ये थी एक पूरी टीम की जीत जिसने 8 साल तक बिना हारे बिना थके एक ऐसे भूत का पीछा किया जो हर लूट के बाद गायब हो जाता था। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कहानी वाईटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है।